चैप्टर नंबर 20 झांसी की रानी, कक्षा 8 का हिंदी मंजरी पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। इस चैप्टर के हम महत्वपूर्ण प्रश्न अभ्यासों को करेंगे। सबसे पहले इस चैप्टर का सारांश हम लोग देखेंगे। अंग्रेजों का बिगुल रानी के कान में सुनाई दिया। तोपों का धड़ाका हुआ, सुर निकल चुका था। रानी ने रामचंद्र देशमुख को आदेश दिया, दामोदर को मेरी पीठ पर बांधो, इसको सुरक्षित दक्षिण पहुंचा देना। ध्यान रखना अंग्रेज सैनिक मेरी देह को ना छू पाएं। रानी ने जूही को तोपखाने पर जाने के लिए कहा, फिर घोड़े को एड़ लगाई। रानी पूरब की ओर झपटी। रानी के रण कौशल के मारे अंग्रेज जनरल थर्रा गए। रानी के पीछे पैदल सैनिक थे। रानी धीरे धीरे पश्चिम दक्षिण की ओर अपनी सेना से मिलने के लिए मुड़ी। दांतों में लगाम थामकर रानी ने दोनों हाथों से तलवार चलाकर अपना मार्ग बनाया। दक्षिण पश्चिम की ओर सोनरेखा नाला था। मुंदर रानी के साथ थी। रघुनाथ सिंह, रामचंद्र देशमुख और 20-25 लाल कुर्ती सवार रानी को घेरे थे। अंग्रेज घेरे को कम करते जा रहे थे। उसी समय तात्या ने रुहेली और अवधी सैनिकों की मदद से अंग्रेज़ों के चक्रव्यूह पर प्रहार कर दिया। अंग्रेज रानी को छोड़कर तात्या की ओर मुड़ गए। सूर्यास्त होने में कुछ देर थी। रानी के साथ केवल 4 सरदार और उनकी तलवारें रह गई। रामचंद्र देशमुख दामोदर राव की रक्षा की चिंता में बचाव करके हेड रहा था। रानी ने देशमुख की सहायता के लिए मुंदर की ओर इशारा किया और स्वयं एक संगीन वर को मारकर आगे बढ़ी। 8-10 घोड़े सवार रानी के पीछे थे। रानी ने कहा, मेरे शरीर को अंग्रेज ना छू पाएं। गुल मोहम्मद ने समझ लिया और वह और भी ज़ोर से लड़ा। भाई साहब, मैं मेरी शब्दों में के साथ एक अंग्रेज़ की पिस्तौल से मुंदर का अंत हो गया। रघुनाथ सिंह मुंदर के शव को पीठ पर कसकर घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ा। रानी तेजी के साथ सोनरेखा नाले पर आ गई। घोड़ा अड़ गया, नाला पार ना हो सकी। अंग्रेज सवार आ गए। एक घोड़े की गोली रानी की बाईं जांघ में पड़ी। रानी ने आगे बढ़ने के लिए एक पैर से एक एड़ लगाई। घोड़ा अड़ा रहा और दोनों पैरों से खड़ा हो गया। रानी को पीछे खिसकना पड़ा। अंग्रेज सवार ने गुल मोहम्मद के आ पहुंचने से पहले ही रानी पर वार कर दिया, जिससे उसके सिर का हिस्सा कट गया। गुल मोहम्मद बाकी के 2-3 सवारों पर टूट पड़ा, जो मैदान छोड़कर भाग गए। रामचंद्र देशमुख ने घोड़े से गिरती रानी को संभाला। दामोदर राव अपनी माता को घायल अवस्था में देखकर रोने लगा। वे रानी की देह को अंग्रेज़ों से बचाने के लिए तेज़ रफ्तार से बाबा गंगादास की कुटी में पहुंच गए। ये चैप्टर का जो महत्वपूर्ण सारांश था कंप्लीट होता है यहीं पे। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे महत्वपूर्ण गद्यांश की व्याख्या। पहला यहाँ पे गद्यांश दिया गया है, सूर्य की किरणें, जो इम्पोर्टेंट गद्यांश है। सूर्य की किरणों डैश गर्म हो जाएगा। संदर्भ में लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी के झांसी की रानी नामक पाठ से लिया गया है। यह प्रसिद्ध उपन्यासकार वृंदावन लाल वर्मा के नाटक झांसी की रानी का हिस्सा है। प्रसंग में लिखेंगे, उपन्यासकार ने अंग्रेज़ों से युद्ध की बेला पर रानी लक्ष्मीबाई के रूप, सौंदर्य और उनकी सज्जा और घोड़े के विषय में वर्णन किया है। व्याख्या। अंग्रेज़ों से रानी का युद्ध होने जा रहा था। रात्रि के बाद सूर्य का उदय हुआ। रानी का सुंदर मुख सूर्य की किरणों से और ज़्यादा चमकने लगा। उसके नेत्रों में चमत्कार भरी थी, गुनी चमक थी।
चमत्कार भरी दोगुनी चमकती रानी के लाल पोशाक पहनी थी और गले में मोती हीरो का कंठा शोभायमान था। इसके साथ रानी ने म्यान से तलवार निकाली हुई थी जिसकी चमक निराली थी। रानी ने घोड़े को एड़ लगाई। थोड़ी झिझक के बाद घोड़ा तेज दौड़ने लगा। रानी को उसकी क्षमता पर संदेह हुआ, परंतु कोई दूसरा विकल्प नहीं था। प्रश्न अभ्यास कुछ करने को। पहला प्रश्न है, इस पाठ में कुछ वीरांगनाओं के नाम आए हैं। पुस्तक में से और अपने बड़े बुजुर्गों से कुछ और वीरांगनाओं के बारे में जानकारी एकत्र करके कक्षा में या बाल सभा में चर्चा कीजिए। तो उत्तर में लिखेंगे, आप इन वीरांगनाओं के विषय में कुछ और जानकारी एकत्र कर कक्षा में चर्चा पर बाल सभा कर सकते हैं। ये विषय जो है आपके क्लास की है और इसका जो चर्चा आप अपने बाल सभा में कर सकते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे दिया गया है कित्तूर की रानी चेन्नम्मा। सबसे पहले हम बात करेंगे जो वीरांगना हैं उनका नाम है कित्तूर की रानी चेन्नम्मा, जिनका जन्म हुआ था 1778 में और मृत्यु हुई थी 1929 में। रानी लक्ष्मीबाई से भी पहले कित्तूर की रानी चेन्नम्मा ने अंग्रेज़ों से जमकर लोहा लिया था। रानी चेन्नम्मा कर्नाटक के कित्तूर की रानी थी जिन्होंने अंग्रेज़ों की गुलामी के खिलाफ बिगुल बजाया। दूसरी वीरांगना यहाँ पे हैं कनकलता बरुआ। कनकलता बरुआ का जन्म 1924 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1942 में हुई थी। कनकलता बरुआ असम की रहने वाली थी। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। भारत छोड़ो आंदोलन के समय उन्होंने कोर्ट परिसर और पुलिस स्टेशन के भवन पर भारत का तिरंगा फहराया, जिसकी वजह से वे अंग्रेज़ों के लिए एक बड़ा खतरा बनकर सामने आई। कलकत्ता बरुआ ने महज 17 साल की उम्र में जो शहादत दी उसको देश हमेशा ऋणी रहेगा। अगली वीरांगना हमारी हैं वीरांगना झलकारी देवी, जिनका जन्म अज्ञात है, नहीं मालूम है और उनकी मृत्यु 1857 में हुई थी। झलकारी झांसी राज्य की एक बहादुर कृषक सदोवा सिंह की पुत्री थी। उनका जन्म 22 नवंबर 1830 को झांसी के समीप भोजला नामक गांव में हुआ था, जो कि ये जिनका जन्म है अभी अज्ञात है, एकदम कंफर्म नहीं है। तो यहाँ पे जो दिया गया है तो थोड़ा बहुत उनसे माना जा रहा है, जो एग्जैक्ट नहीं है। भोजला नामक गांव में हुआ था। उनकी माता का नाम जमुना देवी था, जिसका अधिकांश समय प्रायः जंगलों में ही काम करने में व्यतीत होता था। जंगलों में रहने के कारण ही झलकारी के पिता ने उन्हें घुड़सवारी एवं अस्त्र शस्त्र संचालन की शिक्षा दिलवाई थी। कालांतर में उनकी शादी महारानी लक्ष्मीबाई के तोपची पूरन सिंह के साथ हो गई थी। रानी लक्ष्मीबाई के बेस में युद्ध करते हुए झलकारी बाई ने शहादत दे दी। उन्होंने तोपों से भी अंग्रेज़ों का सामना किया और तोप के गोले से ही उड़ा दी गई। अगली वीरांगना है बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल का जो है यहाँ पे आपका लखनऊ में आप देख सकते हैं, यहाँ पे जाकर के परिवर्तन चौक के पास उनका कब्र बना हुआ है, जो भी बेगम हजरत महल का है, बहुत सुंदर है, आप जाकर देखिए जरूर एक बार। तो बेगम हजरत महल का जन्म हुआ था 1820 ईस्वी में और मृत्यु हुई थी 1879 ईस्वी में 79। अवध की बेगम हजरत महल ने 1857 से पहले स्वाधीनता संग्राम में अंग्रेज़ों के दांत खट्टे कर दिए थे। भारत सरकार ने बेगम हजरत महल के सम्मान में सन 1984 में डाक टिकट भी जारी किया। इसके अलावा लक्ष्मी सहगल जन्म 24 अक्टूबर 1914, मृत्यु 23 जुलाई 2012। सरोजनी नायडू जन्म 1879, मृत्यु 1949। सुचेता कृपलानी जन्म 1908, मृत्यु 1974 आदि स्वतंत्रता सेनानी महिलाओं के विषय में भी चर्चा कर सकते हैं। तो यहाँ पे और भी जो नाम दिए गए इसके बारे में भी आप जानकारी इकट्ठा करके
हर बच्चा कहीं ना कहीं एक विषय एक महिला वीरांगना के विषय में जानकारी एकत्रित करके वो बाल सभा जो होती है हम लोग क्लास में उसमें वो बोल सकता है। अगला प्रश्न है विचार और कल्पना से। पहला प्रश्न यहाँ से बनता है, पाठ में किस समय की घटना का वर्णन किया गया है, इससे देश की दशा के बारे में क्या पता चलता है। उत्तर में लिखेंगे यह सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की घटना है। अंग्रेजी राज के अंतर्गत भारतीय रजवाड़े बटे थे, उनमें फूट थी और एकता का अभाव था। अधिकतर जमींदार अंग्रेज़ों के प्रति वफादार थे। किसान व आम जनता की जो स्थिति थी वो दयनीय थी। प्रश्न नंबर 3 है, युद्ध के अंतिम क्षणों में जब नया घोड़ा सोनरेखा नाले पर अड़ गया, उस समय रानी लक्ष्मीबाई के मन में क्या विचार आए होंगे। तो उत्तर में लिखेंगे रानी के मन में देश का पर बलिदान हो जाने की बेला पर विचार आया होगा कि वह स्वराज की नींव बनाने जा रही थी। प्रश्न नंबर 4, रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेज़ों द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में अनावश्यक हस्तक्षेप के कारण युद्ध किया। यदि आपके दैनिक कार्यों और विद्यालयी क्रियाकलापों में कोई अनावश्यक हस्तक्षेप करे तो आपको कैसा लगेगा और आप उसके लिए क्या करोगे। जो रानी लक्ष्मीबाई थी, इस 1857 क्रांति में उन्होंने अंग्रेज़ों द्वारा जो अनावश्यक अधिकारों क्या कर रहे थे, अधिकार क्षेत्र को अपना कर ले रहे थे, तो उसके बीच में आकर हस्तक्षेप की थी। इसी प्रकार से आपको बताना, अगर मान लीजिए आपके कोई अपने स्कूल में विद्यालय क्रियाकलापों में कोई अनावश्यक या आपके दैनिक कार्यों में अपने कोई काम कर रहे हैं, उसमें कोई अगर विघ्न डाले तो आपको कैसा लगेगा, उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। तो उत्तर में लिखेंगे अनावश्यक हस्तक्षेप अच्छा नहीं लगेगा, तो जाहिर सी बात है, और मैं अनावश्यक हस्तक्षेप का विरोध करूँगा। तो इसी प्रकार से आप अगर आप भी विरोध करेंगे तो कहीं ना कहीं रानी लक्ष्मीबाई ने भी अनावश्यक हस्तक्षेप का विरोध किया था। अगला प्रश्न है पाठ से। पहला प्रश्न बनता है यहाँ से, मुंदरबाई को उस दिन युद्ध में मारे जाने का आभास हो गया था, इसलिए वह उदास थी। सॉरी, हमने उत्तर ही बता दिया इसका। प्रश्न क्या है, मुंदरबाई उदास क्यों थी। तो उत्तर में लिखेंगे मुंदरबाई को उस दिन युद्ध में मारे जाने का आभास हो गया था, इसलिए वह उदास थी। प्रश्न नंबर 2, रानी ने रामचंद्र देशमुख को क्या उपदेश दिया। तो उत्तर में लिखेंगे रानी ने रामचंद्र देशमुख को दामोदर राव की सुरक्षित दक्षिण पहुंचाने का आदेश दिया। प्रश्न नंबर अगला है, यह स्तबल को प्यार करने वाला जानवर है, रानी ने घोड़े के लिए यह वाक्य क्यों कहा। तो रानी ने घोड़े को एड़ लगाई तो वह झिझका, इससे रानी को उसकी क्षमता का संदेह हुआ, अतः रानी ने घोड़े के लिए यह वाक्य कहा। प्रश्न नंबर 4, जूही ने अंग्रेज़ सेना का मुकाबला कैसे किया। उत्तर में लिखेंगे जूही ने अंग्रेज़ पर तोपों से गोले बरसाए और अंत में तलवार से लड़ाई करते हुई शहीद हो गई। प्रश्न नंबर 5, अंग्रेज़ जनरल ने रानी से युद्ध के लिए क्या योजना बनाई थी। उत्तर में लिखेंगे अंग्रेज़ जनरल ने पैदल पलटने, पूर्व और दक्षिण की बीहड़ में छिपा ली और हुजर सवारों से कई दिशाओं में आक्रमण की योजना बनाई। प्रश्न नंबर 6, अंतिम समय में रानी की पराजय क्यों हुई। तो उत्तर में लिखेंगे अंतिम समय पे जो रानी का घोड़ा था अड़ा रह गया, रानी नाला पार नहीं कर पाई, जिससे रानी की पराजय हुई और वो वीरगति को प्राप्त हुई। प्रश्न नंबर 7, नीचे दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों को कोष्टक में दिए गए उपयुक्त शब्दों की सहायता से पूरी कीजिए। तो यहाँ पे तो फिलहाल सभी तो भरे हुए हैं, आप इसको देख लीजिएगा अपनी बुक से, जो आपका खाली स्थान होगा उसमें आप भर सकते हैं। जैसे पहला वाक्य आता है, मेरी देह को अंग्रेज़ सैनिक छू ना पाएँ। तो यहाँ पे अगर हमको लग रहा होगा अंग्रेज़ सैनिक होगा। दूसरे वाले में लाल कुर्ती सैनिक रानी की रक्षा कर रहे थे, तो यह वाला स्थान खाली होगा। कौन सैनिक थे, लाल कुर्ती सैनिक किसकी रक्षा कर रहे थे, रानी की। दामोदर राव व रानी का दत्तक पुत्र था। दामोदर राव
तो यहाँ पे बीच में खाली स्थान होगा, दत्तक पुत्र था। दत्तक मतलब क्या होता है, गोद लिया हुआ है, इसको ध्यान में दीजिएगा। अगर किसी वाक्य के लिए अगर एक शब्द बोला जाए दत्तक पुत्र किसे कहते हैं, जो गोद लिया हुआ पुत्र होता है उसको बोला जाता है दत्तक पुत्र। अंग्रेज़ों से युद्ध में तात्या और राजपूत रानी का साथ दे रहे थे। अंग्रेज़ों से युद्ध में तात्या और राजपूत रानी का साथ दे रहे थे। तो जो तात्या कौन कौन सी है, यहाँ पे 2 स्थान खाली होंगे, एक ये और एक दूसरा ये। जो तात्या और राजपूत थे वो रानी का साथ दे रहे थे इस युद्ध में। प्रश्न नंबर भाषा की बात से प्रश्न नंबर यहाँ पहला बनता है, निम्नलिखित शब्दों में विपरीतार्थक शब्द लिखिए। यानी कि हमको लिखना है विलोम शब्द। आप जानते हैं अगर जो दिया होता है उसको उल्टा लिखना होता है। तो हम लिख देंगे, एक तरफ लिखेंगे शब्द, दूसरा तरफ लिखेंगे अपनी लाइन में एक लाइन खींचेंगे अपनी कॉपी में, एक तरफ लिखेंगे शब्द, दूसरी तरफ लिखेंगे विपरीतार्थक या विलोम शब्द, विपरीतार्थक। तो आप यहाँ पे पहला शब्द दिख रहा होगा अंतिम। अंतिम का उल्टा क्या हो जाएगा, विपरीत क्या हो जाएगा, अंतिम का उल्टा हो जाएगा प्रथम। दूसरा शब्द है सुरक्षित। सुरक्षित का उल्टा क्या हो जाएगा, असुरक्षित। अगला शब्द है सूर्यास्त। सूर्यास्त का उल्टा क्या हो जाएगा, सूर्योदय। और लास्ट यहाँ पे शब्द दिया गया है विलम्ब। विलम्ब का क्या हो जाएगा, अगर हम विलम्ब कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसका उल्टा क्या हो जाएगा कि जल्दी करिए यानी शीघ्र करिए। तो विलम्ब का उल्टा हो जाएगा आपका विपरीतार्थक हो जाएगा शीघ्र। ठीक है, इस प्रकार से आप अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे और उसको याद भी कर लेंगे। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित शब्दों का अर्थ लिखकर अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पे को लिखना है, मुहावरे कुछ दिए गए हैं, कुछ शब्द जैसे मुहावरे टाइप से हैं लेकिन उनका शब्द है, बस हमें शब्द लिखना है और अपने वाक्य में प्रयोग करना है। कहीं ना कहीं वो शब्द हमारे वाक्य में आना चाहिए। पहला शब्द है भासमान। तो भासमान जैसे अपने वाक्य में लिखेंगे तो ये जो भासमान वक्त शब्द आएगा कहीं ना कहीं हमारे शब्द के बीच में वो आना चाहिए। तो हम लिखेंगे प्रकाशित रानी के गले में हीरो को हार भासमान था। दूसरा है कुमुख। सेना के सहायतार्थ भेजी गई सेना रानी जूही की सहायता के लिए कुमुख भेजी। अवशिष्ट, बचा हुआ अवशिष्ट सवार भाग गए। अगला शब्द है नगण्य, जो गणना में ना आए, अंग्रेज नगण्य संख्या में थे। प्रोत्साहन, उत्साह वृद्धि, जिसका अर्थ प्रोत्साहन का अर्थ होता है उत्साह वृद्धि और इसका वाक्य में प्रयोग हो जाएगा जनरल सैनिकों के प्रोत्साहन हेतु तत्पर थे। यहाँ पे आपका सब कुछ दिया गया है, यहाँ पे अर्थ भी दिया गया है। इसे पहला अगर हम बात करते हैं भासमान। भासमान का मतलब होता है प्रकाशित होना और इसका वाक्य में प्रयोग हो जाएगा रानी के गले में हीरो की हार भासमान थी। दूसरा है कुमुक। कुमुक का अर्थ होता है सेना के सहायतार्थ भेजी गई सेना। कुमुक का मतलब क्या होता है, सेना के सहायता के लिए भेजी गई सेना को हम बोलते हैं कुमुक। और इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे रानी जूही की सहायता के लिए कुमुक भेजी गई, यानी कि सेना भेजी गई। अवशिष्ट, अवशिष्ट मतलब क्या होता है, बचा हुआ। तो अवशिष्ट सवार भाग गए, मतलब जो बचे हुए थे सवार थे वो क्या हो गए, भाग गए। नगण्य का मतलब होता है जो गणना में ना आए, जिसको हम गिन ना सके। तो अंग्रेज कितनी संख्या में थे, उनकी संख्या नगण्य थी, उसको हम गिन ही नहीं सकते थे। प्रोत्साहन, प्रोत्साहन का मतलब होता है उत्साह यानी कि वृद्धि, उत्साह में वृद्धि होना। और इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे जनरल सैनिकों के प्रोत्साहन हेतु तत्पर थे। तो जनरल सैनिकों के प्रोत्साहन हेतु कैसे थे, वो तत्पर थे। अगला प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित वाक्यों को सरल वाक्यों में बदलिए। कुछ शब्द यहाँ पे गए, उनको हमें सरल वाक्य में बदलने हैं। कुछ वाक्य देंगे। पहला वाक्य यहाँ पे उत्तर में लिखेंगे रघुनाथ ने फुर्ती से घोड़े से उतरकर अपना साफा पकड़ा। ये जो उसका ये प्रश्न आप अपनी बुक से देख लेंगे, ठीक है। प्रश्न नंबर कौन सा है, प्रश्न नंबर 3 है। किससे लिया गया है, इसको देख लेते हैं अभी। भाषा की बात से, भाषा की बात से आप देखेंगे तो वहाँ पे प्रश्न नंबर जो 3 दिया गया है
उसको आप अपनी कॉपी में देखेंगे, बुक में देखेंगे और वहाँ पे देखेंगे जो सरल कुछ वाक्य हैं उसका हमें सरल वाक्य में उसको परिवर्तित करना था। इसका उत्तर यहाँ पे दिया गया है तो उसको आप नोट कर लेंगे, लेकिन अपनी बुक के साथ नोट करेंगे, ठीक है। प्रश्न भी तो पहला वाक्य उत्तर हो जाएगा, रघुनाथ ने फुर्ती से घोड़े से उतरकर अपना साफा फाड़ा। दूसरा है, घोड़े पर इनको होशियारी से रखकर बाबा गंगादास की कुटी पर चलो। तीसरा है, मुझे संदेह था कि ग्वालियरी कुछ गड़बड़ी करेंगे। रानी ने कहा था कि मेरे मरने के बाद दामोदर को सुरक्षित दक्षिण पहुंचा देना। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों में क्रम से इत, आई, मान और ई प्रत्यय लगे हैं। सुरक्षित, पेशवाई, भासमान, कमजोरी, इन प्रत्ययों से युक्त अन्य शब्द इस पाठ से चुनिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रत्यय की। तो सबसे वाला अगर पहले शब्द की बात करते हैं उसमें कौन सा प्रत्यय लगा है, इत प्रत्यय, जो हमारा सुरक्षित है। प्रत्यय हमेशा बाद में लगता है, उपसर्ग पहले लगता है शब्द के, हमेशा ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे कौन सा प्रत्यय है, इत प्रत्यय है। दूसरे में आई प्रत्यय है पेशवाई में, और भासमान में मान प्रत्यय है, और कमजोरी में ई प्रत्यय है। तो इस प्रकार से इन प्रत्ययों से युक्त अन्य शब्द इस पाठ से चुनके, इस प्रकार से और भी जो शब्द है इस प्रकार से जो नए प्रत्यय उनको हमको चुनकर लिखना है। तो पहले शब्द के लिए देखते हैं, इत आना चाहिए तो चिंतित, इसमें कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, इत प्रत्यय चिंतित में। चतुराई में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, आई प्रत्यय। प्रकाशमान में क्या हो जाएगा, मान प्रत्यय। और इसी प्रकार से अवधि में हो जाएगा, अवधि में हमारा यहाँ पे ई प्रत्यय था, यहाँ पे भी ई प्रत्यय हो जाएगा, अवधि ई, बड़ी की मात्रा है ना, बड़ी, तो यहाँ पर भी अवधि ई प्रत्यय हो जाएगा। तो इस प्रकार से चैप्टर कंप्लीट होता है। आप सभी इस चैप्टर के आए महत्वपूर्ण प्रश्नों को अपनी कॉपी में नोट करेंगे, उसको 2-3 बार पढ़ेंगे, उसको याद भी कर लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।